प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध की इस क्लास में। आज हम शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। शीत युद्ध, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और किस प्रकार से शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसके विस्तारपूर्वक कारणों को हम आज विस्तार से जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो शीत युद्ध था वो वास्तव में एक युद्ध न होकर भी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। जो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो 16 अप्रैल को हुआ था और 1947 में बर्नार्ड बारूच नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो आइए जानते हैं वास्तव में शीत युद्ध क्या था। जो शीत युद्ध था वो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य लड़ा गया एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। प्यारे बच्चों, आप सभी ने कल तक जाना था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार गुप्त रखा गया और हिरोशिमा तथा नागासाकी पर उसका प्रयोग किया गया। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूएसएसआर के मध्य कटुता पनपने लगी और यूएसएसआर ने अमेरिका की इस परमाणु कार्रवाई को एक तरह से भेदभावपूर्ण कार्रवाई तथा उससे गुप्तता की कार्रवाई के रूप में अपनाया और ये माना कि अमेरिका ने उससे परमाणु बम के आविष्कार को गुप्त रखा, जिससे अमेरिका के तथा जो उस समय का तत्कालीन रूस था उनके मध्य तनाव पैदा होने लगा और उनके मध्य एक वैचारिक युद्ध का प्रारंभ हुआ, जिसे बाद में शीत युद्ध कहा गया। प्यारे बच्चों, जो शीत युद्ध है वो वास्तव में वैचारिक घृणात्मक युद्ध था, जिसमें राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, जासूसी, सैनिक प्रतिस्पर्धा आदि देखे गए। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो कि युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा गया। शीत युद्ध दो देशों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए गए प्रयासों के रूप में हम देखते हैं। इसमें दोनों राष्ट्रों के मध्य परस्पर कटुतापूर्ण संबंध पाए गए। प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के बारे में अगर हम विस्तारपूर्वक जाने या उनकी परिस्थितियों को देखें तो वास्तव में शीत युद्ध जो था वो युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिस पर जो दोनों राष्ट्र थे वो परस्पर संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हुए अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते थे। शीत युद्ध वास्तव में एक दूसरे की स्थिति और शक्ति का निरंतर ज्ञान करते हुए दूसरे राष्ट्र को कमजोर बनाने का एक युद्ध था, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगातार मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि यह युद्ध आप सभी जानते हैं युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा गया, कोई हथियार गोला बारूद में इसका प्रयोग नहीं हुआ। यह केवल एक बौद्धिक युद्ध था जो कि दो राष्ट्रों के दिमाग में या मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ा गया। यह एक वाक युद्ध था। वाक मतलब आप सभी समझते हो, केवल भाषणबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करना, यह शीत युद्ध था। शीत युद्ध में कागज के गोले, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा विभिन्न प्रकार के प्रचार साधनों का सहारा लिया गया, जिसके माध्यम से दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी कि यह शीत युद्ध जो संयुक्त राज्य अमेरिका था और यूएसएसआर था, उन दोनों के मध्य मुख्य रूप से लड़ा गया और पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया। इसमें एक दूसरे राष्ट्र का मनोबल क्षीण करने का निरंतर प्रयास किया गया और दूसरा राष्ट्र सदैव अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करने लगा। शीत युद्ध वास्तव में एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक शक्ति दूसरी शक्ति के विरुद्ध घृणित प्रचार करती थी, जिससे कि दूसरा राष्ट्र कमजोर होने लगे। शीत युद्ध एक कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करके मित्रों की खोज करके चतुराई से उसमें प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण 1945 के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। इसमें एक गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। वर्तमान में शीत युद्ध समाप्त हो चुका है क्योंकि यूएसएसआर का 26 दिसंबर 1991 में विघटन हो गया है। प्यारे बच्चों, आइए कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं शीत युद्ध की। तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शीत युद्ध के बारे में कुछ कहा था। उनके अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। आप सभी समझ चुके होंगे, दो भीमाकार शक्तियों का संघर्ष बताया है नेहरू जी ने, और ये दोनों शक्तियाँ थी अमेरिका और यूएसएसआर। जो केपीएस मेनन थे उनके अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो दो विचारधाराओं का युद्ध था, दो पद्धतियों का युद्ध था, दो गुटों का युद्ध था, दो राज्यों का युद्ध था। इसमें दो विचारधाराएं पाई गई, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था और जो साम्यवादी था उसका रूस। दो पद्धतियाँ थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र तथा सर्वहारा की तानाशाही। उस समय दो गुट बन चुके थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। नाटो का नेतृत्व
आपके लिए उस समय अमेरिका कर रहा था। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और जो वार्सा पैक्ट था ये यूएसएसआर का एक सैनिक संगठन था जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 2 राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं। वर्तमान में यूएसएसआर को रूस के नाम से जाना जाता है। और इस शीत युद्ध में 2 मुख्य व्यक्ति थे, एक थे जोसेफ स्टालिन और दूसरे थे जॉन फॉस्टर डलेस। जो स्टालिन थे वो यूएसएसआर या सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और फॉस्टर डलेस अमेरिका के। अगर हम फॉस्टर डलेस के ही शब्दों में जानने का प्रयास करें कि शीत युद्ध वास्तव में क्या था, तो फॉस्टर डलेस ने कहा है कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध युद्ध था, सत्य के लिए असत्य के विरुद्ध युद्ध था और धर्म प्राण के लिए नास्तिकों के विरुद्ध यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ऐसा ही विचार ग्रिप्स ने भी दिया है। परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर थी। परिभाषा से आपको लग गया होगा कि यह शस्त्र युद्ध नहीं था बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह एक साधन है जो पारंपरिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता होगा। आप सभी समझ चुके होंगे कि शीत युद्ध में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है तथा कूटनीतिक चालबाजियाँ इसमें अपनाई जाती हैं। लुई हाले ने एक पुस्तक लिखी है द कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967। उसमें इन्होंने परिभाषा दी है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न है किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। शस्त्र युद्ध से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है किंतु ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कितना खतरनाक होता है इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये युद्ध हमेशा मनोवैज्ञानिक रूप से दिमाग में चलता है और कूटनीति तथा विभिन्न प्रकार की चालबाजियाँ इसमें दिखाई देती हैं। कौन सा पक्ष किसे कितनी हानि पहुंचाता है इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, नेहरू जी ने भी शीत युद्ध के वातावरण के बारे में कहा है कि जो शीत युद्ध का वातावरण था वह निलंबित मृत्यु का वातावरण था। शीत युद्ध में वास्तव में युद्ध जैसी स्थितियां बनी होने के कारण शांति की स्थापना नहीं की जा सकती थी। कब युद्ध भड़क उठेगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उपरोक्त बातों से आप अभी तक समझ गए होंगे कि शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था। इसके लक्षणों को हम थोड़ा जान लेते हैं कि वास्तव में शीत युद्ध में क्या था। आप सभी समझ चुके हैं कि शीत युद्ध में कोई किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं था बल्कि ये 2 महाशक्तियों के मध्य युद्ध था। इसमें एक महाशक्ति थी सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका। आपने यह भी जान लिया कि शीत युद्ध एक वाक युद्ध था, ये केवल प्रचार के माध्यम से ही इसको लड़ा गया। आपने यह भी जाना कि शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी सेना या हस्तक्षेप, सैन्य हस्तक्षेप, सैनिक संधियों और प्रादेशिक संगठनों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करती थी। प्यारे बच्चों, आपने ये भी जाना कि दोनों महाशक्तियां परस्पर तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति बनाए रखती थी। यह जो वास्तविक युद्ध था उससे खतरनाक और भयानक युद्ध था, हॉट वार से भी खतरनाक, जिसमें हम परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो युद्ध नहीं था ये, बल्कि ये दिमाग में लड़ा गया एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इस युद्ध में विचारों को प्रश्रय देने का युद्ध प्रारंभ हुआ जिसमें कूटनीतिक चालबाजियों को अपनाया गया। आइए शीत युद्ध की प्रकृति को जान लेते हैं। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध की थी जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती थी। प्यारे बच्चों, शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुभाव रखते थे और हमेशा ये मौका ढूंढते थे कि कब हमारा शत्रु कमज़ोर हो और कब हम उसकी जो शक्तियां हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करें। दोनों देशों को प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए परस्पर वो अपने पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता देते थे, प्रचार करते थे, अस्त्र को काम में लेने के लिए जासूसी का प्रयोग करते थे, सैनिक हस्तक्षेप करने तक से वो नहीं चुकते थे। इसके अलावा शस्त्रों को विभिन्न पड़ोसी देशों को सप्लाई भी करते थे ताकि दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर बनाया जा सके। इसमें शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, सैनिक गुटबंदी को बढ़ावा दिया गया तथा विभिन्न प्रादेशिक संगठनों का भी निर्माण हुआ। प्यारे बच्चों, इसी का उदाहरण है कि शीत युद्ध प्रारंभ होने पर सबसे पहले 1949 में नाटो का निर्माण हुआ और इसी की देखा देखी सोवियत संघ ने भी 1955 में वार्सा पैक्ट, जो कि एक सैनिक संगठन था, उसका निर्माण किया। अमेरिका को घेरने के लिए जो सोवियत संघ है उसने भी एक सैन्य अड्डा बनाया तथा अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए जो प्रशांत महासागर है उसमें अनेक सैनिक अड्डे बनाए। प्यारे बच्चों, जो शीत युद्ध था
वो ना तो युद्ध की स्थिति थी न ही शांति की स्थिति थी, क्योंकि ट्राटस्की का ये कथन था कि ना तो ये युद्ध है न शांति है, बल्कि हमेशा तनावपूर्ण स्थिति को बनाए रखना ही शीत युद्ध था। अब हम जान लेते हैं वास्तव में शीत युद्ध के कारण क्या थे। ऐसे कौन से कारण हैं जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया? पहला कारण है इसमें ऐतिहासिक कारण। आप सभी जानते हैं कि 1917 में रूस में जार निकोलस द्वितीय की हत्या कर दी गई थी और वहाँ पर लेनिन के नेतृत्व में एक बौद्धिक क्रांति हुई थी जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते थे, और वहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए पश्चिमी देश लगातार प्रेरित कर रहे थे और यही कारण था कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से रुष्ट था। दूसरा जो मुख्य कारण था वो था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी नुकसान पहुंचाया तो उस समय स्टालिन ने जो मित्र राष्ट्र थे उनसे अपनी रक्षा के लिए सहायता मांगी और नाजी जो फौजी थे उनको हटाने के लिए अनुरोध किया कि जर्मनी से जो नाजी सेना आई है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी की नाजी सेनाएं, उनको हटाने में उसकी मदद करें, लेकिन उन देशों ने उसकी मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में जो सोवियत संघ था उसके अंदर एक अविश्वास पनपने लगा और इसी आंतरिक भावना के कारण अंत में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। एक और बहुत बड़ा कारण था युद्ध के पश्चात उद्देश्यों में अंतर। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ अत्यंत शक्तिशाली हो गया और इसी भय से अमेरिका को लगा कि यदि सोवियत संघ अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए सोवियत संघ को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने शीत युद्ध का सहारा लिया और वहाँ पर जो साम्यवादी सरकारें स्टालिन के नेतृत्व में स्थापित हुई उन्हें निरंतर कमज़ोर करने का प्रयास किया। चौथा जो कारण था वो था सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। प्यारे बच्चों, याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था। इसमें रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने एक समझौता किया था। पोलैंड में सोवियत संघ के द्वारा जो सुरक्षित एक क्षेत्र था लुब्निन क्षेत्र, उसमें लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों के द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष शासन की स्थापना करने का इन्होंने विचार किया था। लेकिन जो सोवियत संघ था उसने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण जो शीत युद्ध था इसको बढ़ावा मिला। इसके अलावा मंचूरिया पर जो आक्रमण किया गया जापान के द्वारा, उसने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। एक और कारण था शीत युद्ध के जन्म लेने का, वो था सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण करना। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत ये निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा। यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन को स्वीकार की गई। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की अपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करा दी। इससे जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे और अमेरिका था वो नाराज हो गया और इस नाराजगी के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध का जो प्रारंभ था वो और तेज गति से होने लगा। एक और कारण था वो था ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात तथा उससे पहले सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया। प्यारे बच्चों, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब ये एरिया आपका एशियाई क्षेत्र में आता है और उसके पश्चात जो आगे का हिस्सा है वो यूरोप में आता है। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी जो सेना थी उसको दक्षिण ईरान से हटा लिया गया, पर इस सोवियत संघ के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध थे उनको लगातार लगाए रखा गया और उसने अपनी सेना को नहीं हटाया। जो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था वो वार्सा जो सैन्य संगठन था उसकी सेनाएं वहाँ से नहीं हटी और सैनिकों के न हटने के कारण जो पश्चिमी देश थे, खास करके यूरोपीय देश थे, वो इससे नाराज हो गए और नाराज होने के कारण शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्यारे बच्चों, एक और कारण था शीत युद्ध का, वो था यूनान में सोवियत संघ के द्वारा हस्तक्षेप करना। 1944 में सोवियत संघ ने यूनान के जो शक्ति शून्य क्षेत्र थे उसको भरने के लिए अल्बानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि क्षेत्रों पर सोवियत संघ ने लगातार छापामारी युद्ध के द्वारा अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसका एक परिणाम हुआ कि अमेरिका में जो ट्रूमैन सिद्धांत था और अमेरिका के जो एक मंत्री थे जॉन मार्शल ने एक योजना प्रस्तुत की, जॉर्ज मार्शल योजना कहते हैं इसे। उसके द्वारा अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे उनको भारी सहायता पहुंचाई और यूरोपीय जो यूनियन था
उसकी सहायता करने के कारण सोवियत संघ के प्रसार को या उसके प्रभाव को यूरोप में बढ़ने से रोक दिया गया। इसके अलावा एक और कारण था, वो था टर्की व पर सोवियत संघ का दबाव। आप सभी जानते हैं टर्की का एक शासक हुआ करता था कमाल पाशा। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ जो क्षेत्र थे उस पर लगातार अधिकार बनाने के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, परंतु जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र थे, खास करके ब्रिटेन, अमेरिका तो अपने आप एक महाद्वीप है, ब्रिटेन, इसमें पुर्तगाल, नीदरलैंड, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, ये सभी देश उसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि वो इस प्रकार के किसी भी आक्रमण को सहन नहीं करेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य और भी है कि उस समय तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हो चुकी थी। उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 महाशक्तियाँ भी थीं, और ऐसी स्थिति में टर्की पर सोवियत संघ का बढ़ता हुआ दबाव शीत युद्ध को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ। और जहाँ तक बात की जाए शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था, वो था परमाणु बम का आविष्कार को गुप्त रखना। अमेरिका ने 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए। इसे सोवियत संघ ने विश्वासघात माना कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम के आविष्कार को गुप्त रखना ये एक तरह से मित्र राष्ट्रों के साथ विश्वासघात था, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। प्यारे बच्चों, 10वां जो कारण था सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान चलाया जाना। सोवियत संघ ने लगातार अपनी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीनों में, या जो न्यूज़पेपर थे, रेडियो थे, टेलीविज़न थे, उन सभी के माध्यम से अमेरिका की लगातार कटु आलोचना करना प्रारंभ कर दिया, और इसी आलोचना का परिणाम था कि शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। इसमें कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे भी हुए जिन्होंने स्टार वार्स प्रोग्राम को चलाया, और वो अंतरिक्ष से निगरानी करना उन्होंने प्रारंभ किया, और ये शीत युद्ध को और हवा देने वाला कार्य हुआ। और लगातार शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के साथ साथ अशांति का वातावरण को जन्म देने में सफल हुआ। जो 11वां कारण था वो था पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। प्यारे बच्चों, 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने फुलटन नामक एक स्थान पर एक भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि सोवियत बर्बरता के खिलाफ अमेरिका और सोवियत ब्रिटेन का जो गठबंधन है वो अनिवार्य है। और इस बयान के बाद से, जिसे हम चर्चिल का फुलटन भाषण कहते हैं, इस बयान के बाद से कि सोवियत जो बर्बरता है उसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन को एक होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। सोवियत संघ ब्रिटेन और अमेरिका के अत्यधिक खिलाफ हो गया और नाराज़ हो गया। और उसके पश्चात सोवियत नियंत्रण में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता का दीप शिखा प्रज्वलित कर रखने या ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की जो आवश्यकता का भाषण चर्चिल ने दिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे, चर्चिल जो थे वो उन्होंने फुलटन नामक स्थान पर जो भाषण दिया, विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन के थे ये, उसके कारण भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। एक था बर्लिन की नाकेबंदी। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जर्मनी का विभाजन होने के पश्चात, जर्मनी की पराजय होने के पश्चात सोवियत संघ के द्वारा लंदन प्रोटोकॉल 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकाबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया, और अंततः जो शीत युद्ध था उसमें और वृद्धि होने लगी। एक और कारण था सोवियत संघ के द्वारा सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो करना। जब भी कोई शांति स्थापना का कार्य होता था तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि 2 विरोधी पक्ष थे, अमेरिका और सोवियत संघ, इसमें सोवियत संघ के द्वारा लगभग हर बार अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया गया। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। प्यारे बच्चों, यहाँ ये जानना आवश्यक है कि यदि उन 5 महाशक्तियों में से अगर एक भी महाशक्ति वीटो का प्रयोग करती है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 महाशक्तियाँ हैं, उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन है वर्तमान में। उस समय रूस नहीं था तो उस समय सोवियत संघ इसका स्थान रखता था, और सोवियत संघ के द्वारा लगातार कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से वीटो का प्रयोग किया गया, जिसकी निरंतर पूरे विश्व के द्वारा आलोचना की गई। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक कारण और था जिसके कारण शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, वो था सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद करना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ को आंशिक रूप से आर्थिक सहायता दी जा रही थी। उससे वो असंतुष्ट तो पहले से ही था, लेकिन जो ये सहायता थी वो बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रूमैन बने, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात सोवियत संघ को दी जाने वाली यह
लैंड लीज सहायता बंद कर दी, जिससे सोवियत संघ और भी ज़्यादा नाराज हो गया और विश्व युद्ध को और बढ़ावा मिला और शीत युद्ध में वृद्धि हुई। 15वां कारण था शक्ति संघर्ष। प्यारे बच्चों, मार्गेंथो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन एक पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में शक्ति के लिए संघर्ष है और इसी शक्ति के संघर्ष के लिए प्रत्येक विश्व जो है, पूरा दुनिया, सभी राष्ट्र परस्पर शक्तिशाली बनने का प्रयास करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में केवल एक ही शक्तिशाली राष्ट्र हो सकता है। और उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुवीय शक्ति के केंद्र थे, जिसके कारण वे लगातार एक दूसरे को नीचा दिखा करके स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखने का कार्य कर रहे थे और यही चीज़ थी जो सैद्धांतिक रूप से उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध ले जा रही थी और सोवियत संघ के कारण शीत युद्ध में लगातार वृद्धि होने लगी। प्यारे बच्चों, आज हम जान रहे हैं शीत युद्ध के कारण और आज का अंतिम कारण है हित संघर्ष। शीत युद्ध वास्तव में राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य स्वार्थ थे वो टकराते रहे, राष्ट्रीय हित उनके मध्य निरंतर टकराते रहे और सबसे बड़ा मुख्य कारण था परमाणु बम का आविष्कार को गुप्त रखना, जिसे विश्वासघात के रूप में देखा गया। यही कारण था कि विश्व युद्ध में निरंतर वृद्धि हुई। विश्व युद्ध में शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शीत युद्ध था वो वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से विश्व युद्ध ही था, जो कि 1945 से लेकर के 1991 तक चला। शीत युद्ध न होकर भी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण था जिसने युद्ध की स्थिति को निरंतर बनाए रखा। ये शांति की स्थिति नहीं थी, न तो शांति थी न ही इसमें स्थिरता थी। कब संकट उत्पन्न हो जाएगा, कब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, कोई इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे सकता था। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध जो हथियारों से लड़ा जाना था वो फिलहाल नहीं हुआ और मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां जो थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, उसके कारण 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हो गया और जो संकट के बादल थे वो पूरे विश्व से हट गए। और इस प्रकार से शीत युद्ध के जो हम कारण जानना चाह रहे थे, हमने ये कारण जान लिए हैं। प्यारे बच्चों, अगले भाग में हम शीत युद्ध के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी जरूर भेजिएगा ताकि वो इसको सुने और सुन करके लाभ लें। जितना ज़्यादा आप इसको सुनोगे उतना ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।